अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारे अंदर हमेशा हमारे साथ होता है, इसलिए ऐसा होता है कि भाई हम लोग ये समझते हैं कि हर बार हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसको कहते हैं कि कौमवाद हो रहा है हमारे साथ में, और जानबूझ के हमारे साथ में ये एक गलत काम हो रहा है। मैं इस बार जो हो रहा है उसको कौमवाद या कोई अपने मुसलमानों के साथ होने वाला गलत काम नहीं मानता, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट ने शुरू नहीं किया है, ये कोर्टों ने शुरू किया है। और आज भी ये हकीकत है कि गवर्नमेंट उसको नाफिज करना नहीं चाहती। जो कोर्टों के ऑर्डर है उसको गवर्नमेंट आज भी इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहती। इसलिए ये जो माजरा अभी जो शुरू हुआ है, जो हम जिसके लिए यहाँ जुड़े हैं, वो गवर्नमेंट की कोई नाइंसाफ़ी या जोर जुल्मी या हमसे हमारे हक तलफी ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोर्टों के जरिए शुरू हुआ है। शमशाद भाई ने पहले ही आपको बतलाया कि हाईकोर्ट ने सो मोटो पिटिशन लिया था। सो मोटो 2006 में, आज सोचिए, आज से 18 साल पुराना मामला है। हमारी गफलत के बारे में मैं इसलिए एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 18 साल पुराना मामला है उसके लिए हम आज बैठे हैं, जबकि हमको ये 18 साल पहले बैठना चाहिए था जब ये मामला पहली बार हुआ। 2006 के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट था जिसके अंदर ये आया कि गुजरात के अंदर सरकारी जगहों पर, रोड के ऊपर तकरीबन 1400 से ज़्यादा दीनी इमारतें खड़ी हैं। या तो मस्जिद है, दरगाह है, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारे हैं। ये सब रोड के लाइन में है या रोड में है या सरकारी जगहों पे है। और उसमें से 1200 जो है वो हिंदू स्ट्रक्चर्स थे और 260 मुसलमान स्ट्रक्चर्स थे। जो रिपोर्ट था 2006 का, उस रिपोर्ट को हाई कोर्ट ने सो मोटो पिटिशन के तौर पे लिया। सो मोटो पिटिशन यानी किसी को पिटिशन करने की जरूरत नहीं होती, हाई कोर्ट ने खुद ब खुद उसको अपने पिटिशन के तौर पे ले लिया। और हाई कोर्ट ने 2/5/2006 को ऑर्डर किया कि ये जो सारे रोड के ऊपर दीनी इमारतें हैं उन सब को रोड से साफ कर दो, हटा दो, दूर कर दो। एक ऐसा ऑर्डर हाई कोर्ट ने किया 2/5/2006 को। उस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। कोई प्राइवेट पार्टी नहीं गई, यूपीए गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया, वो खुद सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने इसको चैलेंज किया कि अगर इस तरह का अगर ऑर्डर होगा और हमको इस तरह से रोड पे से सारे ये या सरकारी जगहों में से सारे दीनी मजहबी इदारे हटाने पड़ेंगे तो बहुत परेशानी आएगी और बहुत तशवीशनाक होगा ये। तो इसलिए इसको ऐसा ऑर्डर नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने 4/5/2006 यानी 2 दिन के अंदर उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। 2 दिन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। हाई कोर्ट में 5 तारीख को हियरिंग रखी थी। जब हाई कोर्ट में 5 तारीख हियरिंग रखी तो ये बताया गया कि 4 तारीख को तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। फिर हाई कोर्ट ने इसमें फिर कुछ और आगे ऑर्डर पास नहीं किया। उसके बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चली और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बहुत अहम ऑर्डर पास किए। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सारे हिंदुस्तान की सारे सरकारों को पार्टी बनाया, सारे स्टेट्स को बनाया, यानी एक गुजरात का मसला नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर का मसला बनाया। सबसे कहा कि भाई आप लोग सब हमको डिटेल्स दो, रिकॉर्ड बताओ कि आपके यहाँ पर इस तरह से रोड पे सरकारी ज़मीन में कितने मजहबी इदारे हैं और उनको अगर वो है तो उनको हटाने के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या आपने स्कीम बनाई, क्या पॉलिसी बनाई। ये सबसे जवाब तलब किया गया। बहुत सौ ने जवाब दिया, गुजरात ने भी जवाब दिया। फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप सब पॉलिसी बना ली तो पॉलिसी में 3 अहम चीज़ें होनी चाहिए और इसके हिसाब से इन जो इदारे हैं उनके साथ में आपको उसका फैसला करना चाहिए। वो 3 चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, उसमें सबसे पहली जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक इदारे को या जो भी जगह है आप उसको एक जनरल गाइडलाइन, जनरल ऑर्डर के मातहत नहीं, लेकिन हर एक को केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करोगे। यानी अगर मिसाल के तौर पे हमारे अहमदाबाद के अंदर ये जाली वाली मस्जिद की बात है तो उसका जो केस है, उसके क्या कागजात है, वो कैसे खड़ी है, कब से है, वो एक अलग तरीके से देखा जाएगा। और उसके अलावा पुरानी जुम्मा मस्जिद है तो उसको अलग तरीके से केस टू केस बेसिस आप हर एक इदारे को देखोगे। सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करता, गैर मुस्लिमों की भी बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आप ये उसके केस टू केस डील करने के बाद आप 3 चीज कर सकते हो।
या करनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक है रेगुलराइज, उसको नियमबद्ध कर दो, नियमित कर दो, अगर नियमित हो सकती है तो। उसको रीलोकेट कर दो, यानी उसको एक जगह से जगह हटा के दूसरी जगह ले जाओ, मुंतकिल कर दो उसको एक जगह से। और तीसरी चीज है कि रिमूव करो। तो रिमूव, तीन चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही, या तो उसको रेगुलराइज करो, या उसको रीलोकेट करो, और या उसको रिमूव करो। तो ये चीज है, तो हर केस टू केस बेसिस पे हर एक जो मजहबी इदारा जो रोड पर है या सरकारी जमीन पर है उसको देखा जाएगा। उसको देखने के बाद में ये तीन चीजें करनी है। अब चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने मैटर, जैसे शमशाद भाई ने बताया कि मैटर वापस हाई कोर्ट भेज देगा, हाई कोर्ट सारी मैटर्स इस तरह से डिसाइड करेगी कि क्या करना है आके। ये 2010 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, फिर 2019 में भी किया, लेकिन कोई सरकार कहीं की भी हिलती नहीं है, क्योंकि किसी को हटाने में रस नहीं है। क्योंकि ज्यादा हम तो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ इदारे हैं, हमारे से ज्यादा डबल ट्रिपल इदारे इनके हैं, तो ये ज्यादा इसलिए कोई कार्यवाही नहीं करते। ये मैटर घूमते फिरते 6 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट में आई, और हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जो है अभी, उन्होंने पूछा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे ऑर्डर्स है, आपने करा क्या है, इसका जवाब दो, गुजरात सरकार ने किया क्या इसके बारे में। फिर 22 फरवरी को आई, 22 फरवरी को सुप्रीम हाईकोर्ट ने फिर मांगा, और 22/4/2024 को, यानी ये भी आज से 3-4 महीने पहले, हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि हम आपको 22/7 तक का टाइम दे रहे हैं। 22/7 तक आप जो एक्शन आपको लेने चाहिए थे, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आ गया, गुजरात गवर्नमेंट का, गुजरात हाईकोर्ट का भी नहीं रहा, तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि इस तरह से होना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपका जवाब दो। 22/7 के जब आई तो भी सरकार ने उसके एक आध हफ्ते पहले या 10 दिन पहले सबको नोटिस देना शुरू किया। उसके पहले भी किसी को नोटिस नहीं दिया, हफ्ता या 10 दिन पहले नोटिस दिया, ताकि 22 तारीख को हाईकोर्ट को कहा जाए कि हमने कार्यवाही शुरू कर दी है और हमको कुछ और वक्त दिया जाए। उस वजह से नोटिस आना शुरू हुई। अब नोटिस सब जगह अलग अलग जा रही है। मिसाल के तौर पे जैसे अहमदाबाद में है तो 7 दिवस में તમારા માલિકીનો આધાર પુરાવો આપો, તમે તમારા જે કાગળ છે લઈને આવો અને પછી જો ના હોય તો दूर करो। बड़ौदा में ये कहा कि 3 दिन के अंदर ही दूर कर दो, कोई कागजात मांगना, कुछ बात ही नहीं करी। हिम्मतनगर का, जहाँ के 3 जगहों का मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि वो लोग सब ने मुझे कांटेक्ट किया था। हिम्मतनगर में कोई नोटिस कुछ भी नहीं, एक लिस्ट घूम रहा है व्हाट्सएप पे और सब जगह, जिसके अंदर कुछ इदारों का लिस्ट है कि ये सारे इदारे रोड पे है और इनको हटाया जाएगा। तो वो लोग बेचारे उसकी तरह से ही काम करने लग गए कि भाई हम तो लिस्ट में आ गए। तो ये जो कार्यवाही हो रही है मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करना है, और केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करने के बाद आपको 3 चीजें डिसाइड करनी, क्या करना है। हर एक को रिमूव नहीं करना है, हर एक को तोड़ नहीं देना है। रेगुलराइज हो सके तो रेगुलराइज करो, और उसको मुंतकिल कर, रीलोकेट करो तो रीलोकेट करो, और या फिर उसको रिमूव करो। तो ये कार्यवाही इस तरह से नहीं हो रही है। बड़ौदा का जब मसला आया तो मुझे लोगों ने वहां से कांटेक्ट किया, तो वहां की 1-2 दरगाहों का जो जवाब देना था, तो ये हमने सारी चीज़ों का मुताला किया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का, और उसको कोट करके हमने बड़ौदा की दोनों दरगाहों का जवाब दिया। और अल्लाह के शुक्र से वो जवाब के बाद में वहां पर कोई हलचल नहीं है। वो लोग भी अब सोच रहे हैं कि क्या करना है। और मैं ये मानता हूँ, पर्सनल ओपिनियन मेरा, कि इन्होंने ये अभी भी दिखावा किया है, क्योंकि अभी भी ये सरकार एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो वो जवाब दे दिया। अहमदाबाद का भी ये पालड़ी वाली भट्टे वाली मस्जिद का मुझे फोन आया, इसके पहले के रिप्रेजेंटेशंस भी मैंने तैयार किए थे, तो मैंने उनको भी यही मशवरा दिया, उन्होंने भी जवाब दे दिया। और वो उस्मान कुरैशी साहब जो है, उनको मैंने जवाब तैयार करके दिया था, उन्होंने जवाब दे दिया। चूंकि हम सारी चीज़ों से वाकिफ नहीं होते, हमारे जवाब सही नहीं जा रहे, हमारी कार्यवाही सही नहीं हो रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिम्मतनगर वालों ने वहाँ पर जब वो आए तो हमने उनसे कहा कि आप जवाब दे दो, और हिम्मतनगर का हम वो केस पहले हाईकोर्ट लड़ चुके थे, इसलिए उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। तो हमने कहा कि भाई आप जवाब दे दो, एक जवाब तो दे दो, फिर उसके बाद में आगे कार्यवाही करेंगे। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब ये दिया कि भाई ये जो जगह है ये हमारी मालिकी की है, सरकार कहती है सरकार की मालिकी की है, तो पहले ये फैसला होना चाहिए किसकी मालिकी की है। और उसको या जो वकला हजरात है वो समझ सकते होंगे कि जो बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड, जो गुजरात लैंड रेवेन्यू कोड हो गया, उसमें 37(2) की इंक्वायरी होती है, सेक्शन 37(2) कि ये जमीन का मालिकाना हक किसका है, सरकार का है कि प्राइवेट है। अब इस तरह का उन्होंने जवाब दिया
तो हमने उनसे तो नहीं कहा, लेकिन ये है कि अगर इस तरह का जवाब दे रहे हो तो आप खुद अपनी प्रॉपर्टी को डाउट में डाल रहे हो। जो प्रॉपर्टी आपकी प्राइवेट मालिक की है उसकी सरकारी इंक्वायरी क्यों करवा रहे हो कि है कि नहीं है। लेकिन ये है, मैं ये मिसाल इसलिए दी क्योंकि लोग नावाकफियत की वजह से गलत जवाब दे रहे हैं या गलत कार्यवाही कर रहे हैं, और गलत कार्यवाही की आगे के लिए बहुत ज्यादा उसके लिए नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये मोटी मोटी मैं आपको मैटर की जानकारी देना चाहता। मैटर क्या है, क्यों है, कैसे है। 22 तारीख को जब 22 जुलाई को जब मैटर आई तब भी सरकार ने ये कहा कि हमने कुछ इदारों को नोटिस दिया है, कुछ को तोड़ दिया है, ये करा है, और बाकी के लिए हमको थोड़ा लंबा टाइम दो ताकि हम ये कार्यवाही कर सकें। तो हाईकोर्ट ने कहा नहीं, आपको सिर्फ 4 हफ्ते का वक्त देते हैं। अब 4 हफ्ते के अंदर आप ये कार्यवाही क्या करिए वो लाकर हमको रिपोर्ट दो। तो वो 4 हफ्ते के लिए मैटर एडजर्न हुई है, और जिन जिनको नोटिस आ गई है या जिनको नहीं आई है उन सबको कार्यवाही करनी है। तो सबसे पहली बात तो जो है, जैसे ये कहा इमरान खेड़ावाला साहब ने और दूसरे सारे हजरात ने, और सब ने ये बात की कि डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। अगर आपका कोई दरगाह है, मस्जिद है, रोड पे है या सरकारी जगह में या प्राइवेट जगह में, और आपको नोटिस आ गई है, तो आपके पास उसके कागजात होने चाहिए कि भाई आपके पास ये प्रॉपर्टी है कैसे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आम तौर पे लोग मिस कर जाते हैं वो ये है कि हमारे ज़्यादातर इदारे जो हैं वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है ज़्यादातर। तो जो वक्फ एक्ट है उसकी नावक्फियत की वजह से जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा आ रहा है वो ये है कि अगर एक कोई इदारा वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है तो उसकी पैरवी करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है, आम इंसान की नहीं है, क्योंकि हमने उसको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कराया, और वक्फ बोर्ड को उन इदारे जो उनके पास रजिस्टर्ड है उसके बारे में अगर ये कोई कह रहा है कि ये इल्लीगल है या गलत है, गैर कायदेसर है, दबाण है, ये है, तो उसके लिए कार्यवाही शुरू करनी चाहिए वक्फ बोर्ड को। लेकिन हमारे वहां से किसी ने भी अभी तक वक्फ बोर्ड को अप्रोच नहीं किया। तो सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए वो है वक्फ बोर्ड को जाकर कहना चाहिए कि भाई ये सारे ज़्यादातर इदारे हैं, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, ये रजिस्टर्ड है और इनकी मिल्कियतें भी कहीं पे रजिस्टर्ड है, कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये कार्यवाही जो करनी है और इसके तहफ्फुज़ के लिए जो करना है, इसके सामने जो कुछ करना है वो आपको करना है। दूसरी चीज है कि वक्फ बोर्ड में एक तो रजिस्टर्ड हो गई और रजिस्टर्ड कार्यवाही हुई जो प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज वक्फ में रजिस्टर्ड नहीं है उसका क्या करें। तो उसमें भी वक्फ जो एक्ट है उसमें इसका इलाज मौजूद है मेरे हिसाब से, क्योंकि वक्फ जो है, जो उसकी व्याख्या है, डेफिनेशन है वक्फ एक्ट में, वो ये है कि जो वक्फ जो रजिस्टर्ड हुई है और वक्फ जो बाय यूजर है, जो इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी है, आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं करवाई, लेकिन उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो एज अ मस्जिद, इबादतगाह, दरगाह, कब्रिस्तान। एक जमीन है वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन लोग उसमें दफन कर रहे हैं, लोग काफी अरसे से कर रहे आ रहे हैं, तो नहीं हुई है तो वक्फ बाय यूजर है और उसको भी वक्फ बोर्ड को रजिस्टर करके उसको वक्फ क्या प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, और नहीं है तो डिक्लेरेशन भी लिया जा सकता है। तो हमारे जो बहुत सारे इदारे जो रजिस्टर्ड है वो तो सीधे सीधे कवर्ड है, जो नहीं है उसको भी हम वक्फ बाय यूजर का डेफिनेशन को लेते हुए हम वक्फ बोर्ड को कह सकते हैं कि भाई आप आगे चल के इन सब प्रॉपर्टीज के लिए हमारी पैरवी करो। हम तो, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे भी जो कागजात है वो वक्फ बोर्ड के पास है। एक बार रजिस्टर्ड हो गई, वो पीटीआर में है तो वक्फ बोर्ड के पास है। अब उसको कोई ये कह रहा है कि इलीगल है, तो भाई इलीगल कैसे ही, मान लो अगर आज वो प्रॉपर्टी 50 साल 1950 में वक्फ एक्ट, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट आया और तब से वो रजिस्टर्ड है, तो 1950 से तो है ही वो, वक्फ एक्ट 1995 में आया। तो ये चीजें हमको वक्फ बोर्ड को शामिल करना चाहिए और वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है करने की, और अगर वक्फ बोर्ड ये जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही है तो हमें वक्फ बोर्ड के सामने कार्यवाही करनी चाहिए कि भाई ये तुम्हारी लीगली कानूनी जिम्मेदारी है, तुम अदा नहीं करो, तुमको ये करना चाहिए। इमरान भाई यहाँ बैठे हैं जो वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, तो मैं उनसे इसीलिए ये बात उनके सामने रख रहा हूँ ताकि वो दूसरे वक्फ मेंबर्स भी हैं उनके सामने भी बात रखें, और इस चीज को हमको तो जो लेके करना है इंशाल्लाह, लेकिन साथ में जो वक्फ बोर्ड को करना है वो कराएं। अब दूसरी बात आती है कि भाई इसको, ये जो इदारे हैं, ये इदारों को जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि या तो इनको रेगुलराइज करो, रीलोकेट करो या रिमूव करो।
अब रेगुलराइज 99% वो इदारे हो सकते हैं कि जो सरकारी जमीन पे है लेकिन किसी को अड़चन नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे एक दरगाह है कि जो रोड के बिल्कुल बाहर की तरफ है, किसी को ट्रैफिक में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फुटपाथ पे है, जो रोड लाइन बन चुकी है फुटपाथ पे, वो किसी को अड़चन नहीं कर रही है, लेकिन वो रेगुलराइज नहीं हुई हुई है, तो उसको रेगुलराइज किया जा सकता है। यानी क्योंकि ये इसलिए कहा गया कि रेगुलराइज करना है इसको, तो उसको रेगुलराइज किया जा सकता है। उसको रेगुलराइज करने की दाद मांगनी पड़े आपको कागजात देते हुए, और ये पूरी तरह से वाजे करते हुए कि भाई ये किसी को अड़चन नहीं कर रही है और ये एक रोड के एक साइड पे है और ऐसी परेशानी नहीं कर रही है। तो रेगुलराइज वाला तो मामला इजीली सॉल्व हो सकता है इंशाल्लाह, अगर हम उसको सही तरीके से उसके रिकॉर्ड के साथ में सारी चीजें वहां पेश करें। तो रीलोकेट एक बहुत बड़ा सवाल है, जैसे प्रोफेसर निसार अंसारी साहब ने भी बताया कि रीलोकेट का क्या होगा। हमारे यहाँ पर हमारे अलग अलग अकीदे हैं, अलग अलग मसलक हैं, अलग अलग अकीदे, अलग अलग मसलों का अलग अलग सोच है। इसमें इत्तेफाक राय नहीं है कि क्या कोई कब्र या दरगाह को मुंतकिल किया जा सकता है कि नहीं, रीलोकेट किया जा सकता है कि नहीं। कुछ कहते किया जा सकता है, कुछ कहते नहीं किया जा सकता है, कुछ के बहुत ज़रूरी हो तो किया जाए, कुछ के ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल ना किया जाए। ये अलग अलग राय है, कोई इत्तेफाक राय नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को चौकन्ना करने ये बताना चाहता हूं कि 1984 से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर कोई कब्र को, दरगाह को मुंतकिल करना हो तो किया जा सकता है। शरीयत का कोई भी, और उसमें यह कहा है कि शरीयत से हम ये चीज को नहीं समझ रहे, शरीयत कुछ भी कहती है, लेकिन भारत का संविधान ये कहता है कि अगर कोई दरगाह या कब्र वजह बन रही है समाज के अंदर परेशानी की, तो उसको परेशानी को दूर करने के लिए उसको मुंतकिल किया जा सकता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो इसके खिलाफ आप किसी भी हाई कोर्ट कहीं पे भी जाओ तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दाद मिल सकती है, क्योंकि ये जजमेंट आपके खिलाफ आएगा। और अनफॉर्चुनेटली है कि हमारे अंदर इत्तेफाक राय भी नहीं है कि क्या करना चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए भी हमको पूरी तरह सोच समझ के, जहनी तौर पे तैयार होकर समझदारी से डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर हमारी ऐसी कोई दरगाहें जो रोड पर है तो क्या करें हम उनके कागजात। अगर मान लो कि वो आज से 100-150 साल, जैसे मेजॉरिटी गेटों का डॉक्टर सलीम पेटी वाला साहब ने बताया, वो 150 साल पहले से है, लेकिन एक दिन रात में उन्होंने साफ कर दी उसको। तो इस तरह के कागजात है, लेकिन अगर इस तरह कर जाए तो क्या आप उस दरगाह को बिल्कुल रोड से साफ करवाना पसंद करोगे या रिलोकेट करवाना पसंद करोगे? ये हमें बहुत गहराई से, बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है। तो ये रीलोकेट का मसला मैं आपसे खास कहना चाह रहा था, क्योंकि ये ज्यादातर जो इदारे हैं वो रोड के ऊपर है, उसका परेशानी है। इंडिया का जो कानून है, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं इसलिए ये बात वाजे कर रहा हूँ यहाँ के कोई गलत फहमी लेके यहाँ से ना जाए, लोगों तक ये बात बिल्कुल वाजे तौर पे पहुंचे, क्योंकि मैं वकील भी हूँ, अल्लाह के करम से, एहसान से मैं ये कायदा जानता भी हूँ, समझा भी हूँ, पढ़ा भी है। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कहते हैं ना बंधारणीय हक है, उसकी एक महदूद हद है, उससे ज्यादा नहीं है। अगर सरकार चाहे तो दीनी इदारों को भी संपादन, एक्वायर कर सकती है, और उसका सबसे बड़ा प्रूफ है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद के अंदर भी एक्विजिशन लाया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 5 जजों ने कहा कि ये एक्विजिशन हो सकता है। तो अगर सरकार चाहे तो उसको एक्वायर कर सकती है, लेकिन एक्विजिशन का ये है कि उसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा या फिर दूसरी जगह देनी पड़ेगी। तो अगर हमारी मालिकी की जगह है, वक्फ की जगह है, और सरकार किसी वजह से वो जगह लेना चाहती है, तो सरकार को हमको या तो कंपनसेशन देना पड़ेगा या दूसरी जगह देनी पड़ेगी। तो वो एक्विजिशन अगर करना है, संपादन करना है, तो वो एक्विजिशन भी वक्फ बोर्ड की रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता। ये कायदा कहता है कोई भी वक्फ की जगह है, अगर उसका संपादन करना है तो पहले वक्फ बोर्ड से उसका कंसल्टेशन करना पड़ेगा, उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा, और वक्फ बोर्ड अगर रजामंदी दे और वक्फ बोर्ड ये माने कि संपादन के अलावा कोई चारा नहीं है, अब सिर्फ संपादन ही एक इलाज है, तो संपादन करके उसको दूसरी जगह यानी वो सरकार ले सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, हमको जब तक हम ये चीज सही समझेंगे नहीं तो हम कोई सही फैसले पे नहीं आएंगे। इसलिए जो ये मैंने चीजें आपको बतलाई, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ, एक ये है
कि सबसे पहले हमारे अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो, हमारे पास जहां कहीं से भी निकाल सकते हैं वो निकालें, कितने पुराने हैं क्या है। वक्फ में रजिस्टर्ड है तो सबसे पहले हम वक्फ बोर्ड को जाएं, वक्फ बोर्ड से कहें कि भाई आप हमारी पैरवी करो, क्योंकि आप लीगली बंधाए हुए ऑब्लाइज्ड हो, आपको ये करना है। तो वक्फ बोर्ड जाके ये कार्यवाही करे और वहां जाकर जो भी रिप्रेजेंट करना है, जो कुछ कहना है, वक्फ बोर्ड करे। दूसरी चीज है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक यूनिफाइड वे में एक साथ होकर कोई एक्शन ले, ताकि हमारे अंदर से कोई गलत एक्शन कोई अकेला ना ले। जैसे मैंने आपको कहा कि हिम्मतनगर में 37(2) की इंक्वायरी की बात छेड़ दी गई। 37(2) की इंक्वायरी छेड़ने के बाद में आप ये है कि वो केस सालों चलेगा और आपने आपका टाइटल जो आज क्लियर था उसको डिस्प्यूट में डाल दिया। तो वो डिस्प्यूट में डालना तो इसलिए ये ना हो, उसके लिए कोई एक यूनिफाइड वे से कोई ऑर्गेनाइजेशन, APCR है, जमीयत है, जमात है, कोई भी है, कोई दूसरी बॉडी भी है, तो वो करे और ये कोशिश करें कि ये जानकारियां जो है इसकी कायदे की और जो कायदे में जो चीजें दी गई है वो उन जिम्मेदारों तक पहुंचे और उन वकला तक पहुंचे कि जो ये मसले डील कर रहे हैं। बहुत तकलीफ के साथ ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ वकीलों के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम समझते हैं कि हमको पूरा कायदा मालूम है, हम देखते ही नहीं है क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। तो वो अगर जब तक हम नहीं जानेंगे, हम कोई एक सही मशवरा भी नहीं दे पाएंगे, सही डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए कोई यूनिफाइड वे में, यानी कोई एक साथ होकर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बॉडी अगर एक्शन लेती है कि भाई हमें ये प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आज देखेंगे कि गैरों के लिए VHP बजरंग दल वाले कर रहे हैं, उनके मुकला कर रहे हैं, तो वहां कोई इंडिविजुअल तो रेयरली कोई जा रहा है, वो लोग कर रहे हैं। तो हमारे यहां से भी इस तरह से होना चाहिए कि कोई हम सबको रिप्रेजेंट करता हुआ इस चीज को समझे और लोगों को समझाए और लोग उसके जरिए से बात आगे लेके जाएं, ताकि एक अच्छी कोशिश हो सके। इंशाअल्लाह फिर उसके बाद में आगे क्या होता है, अल्लाह ताला ने क्या फैसला किया, अल्लाह बेहतर जानता है। हो सकता है वो रेगुलराइज हो जाएगी, हो सकता है कि उसको रिलोकेट करना पड़े या फिर उसको रिमूव भी करना पड़े। अगर रिमूव भी करना पड़ रहा है तो फिर हमको कंपनसेशन, चूंकि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो कंपनसेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, या ऑल्टरनेट जगह मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आप लोग तक रखना चाह रहा था। तो जज़ाकल्लाह खैर शमशाद भाई को और दूसरे लोगों को जिन्होंने ये मुझे मौका दिया कि आप तक ये बात पहुंचा सकूं। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे अगर कोई गलती हो तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।